स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोट्रेड टेक्निकल क्लासेस। आज की जो क्लास है वो हमारी होगी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस है सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जो हमारा पीटी का एग्जाम होने वाला है। यूपी आरएनबीएनएल की जो पोस्ट अभी आई है उसका भी एग्जाम जल्दी होगा और डीआरडीओ, तो सारे ही एग्जाम के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो काफ़ी सारे और प्रीवियस एमसीक्यू क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए फटाफट से राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? पूछा गया है सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, कौन सा है? ऊन यानी कि वूल, कॉटन, कपास, नायलॉन या फिर सिल्क, रेशम। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर का पूछा गया है। सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम फाइबर, ऐसे फाइबर जो कि मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। ओके, यानी कि कृत्रिम फाइबर। तो जो वूल है, कॉटन है, सिल्क है, सारे के सारे जानवरों और पेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन नायलॉन अकेला एक ऐसा है जो कि सिंथेटिक फाइबर है, जो कि मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। देखते हैं सिंथेटिक फाइबर में हमारे आते हैं रेयॉन, नायलॉन, रेयॉन, पॉलीएस्टर, टायलिन को भी देखो, रेयॉन, नायलॉन, पॉलीएस्टर, एक्रिलिक। पॉलीएस्टर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टायलिन एंड पीईटी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर जो कि पेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे ऊन हो गया, और जो जानवरों से बनाए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। जैसे कि जूट हो गया हमारा, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गया, ये सारे के सारे क्या है? हमारे नेचुरल फाइबर है, जो कि नेचुरल फाइबर है जो कि नेचुरली हमें प्राप्त किए जाते हैं। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंट पता होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? पृथ्वी अपनी एक्सिस पर किस टाइप से रोटेट करती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है हमारा। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है हमेशा हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। जैसा कि आपको यहाँ दिख रखा है, पृथ्वी हमेशा अपनी एक्सिस से पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है। साथ ही साथ जो हमारे तारे होते हैं वो इसके विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर मूव करते हैं, घूमते हैं। और जो हमारा जो दिन और रात का टाइम पीरियड होता है वो भी पृथ्वी के घूमने के कारण ही दिन और रात होती है। तो इन सारी बातों को आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ, किस प्रकार के कोयले का सबसे अधिक कैलोरी मान है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा है वो? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट या फिर बिटुमिनस कोयला? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे अधिक कैलोरी मान होता है? क्या होता है? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस। तो बात करते हैं सबसे पहले एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें 86 से 96% तक कार्बन की मात्रा होती है और एक निश्चित संख्या में कार्बन की श्रृंखला होती है, उसको हम एंथ्रेसाइट कोयला बोलते हैं, जो कि कोयले का सबसे अधिक कैलोरी मान होती है। बात करते हैं लिग्नाइट की। लिग्नाइट कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, इसमें 25 से 35% तक ही कार्बन की मात्रा होती है। ओके, बात करते हैं बिटुमिनस। बिटुमिनस थोड़ा एंथ्रेसाइट के बाद सेकंड नंबर पे हमारा बिटुमिनस ही आता है, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा 75% तक लगभग होती है। बात करते हैं पीट क्या होता है। पीट वास्तव में कोयला होता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कोयले की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब पहली अवस्था कोयले की पीट होती है, जो कि कैसे प्राप्त कैसे होती है? जो सड़े गले जैसे जीवाश्म होती है, पेड़ पौधे सड़ जाते हैं तो उनका जो लिक्विड्स में जो फैलते हैं तो वहाँ से पीट, सबसे पहली कंडीशन हमारी पीट होती है। पीट को हीट और प्रेशराइज किया जाता है तो लिग्नाइट बनता है, और प्रेशराइज और हीटअप किया जाता है तो बिटुमिनस, और हीटअप और प्रेशराइज किया जाता है तो एंथ्रेसाइट बनता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये हमारा एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? पीट को हीट और प्रेशराइज करने पर
लिग्नाइट कोयला बनता है। फिर और हीट और प्रेशर देने पर बिटुमिनस बनता है। बिटुमिनस को और हीट और प्रेशराइज करने पर एंथ्रेसाइट कोयला बनता है, जिसको हार्ड कोल भी बोला जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी सारे बच्चों को इसका राइट आंसर पता भी था। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का स्रोत नहीं है? Which of the following is not a sources of soil pollution? बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा नहीं है पूछा गया है। सबसे पहली बात, कौन कौन से होते हैं, उनके इफेक्ट क्या होते हैं, सभी आपको बताने हैं। तो जैविक और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करना, अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना, अपशिष्ट और मल की डंपिंग या फिर खनन। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आप लोग अपने अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सॉइल पोल्यूशन नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जैविक और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, देखो और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा भूतल खनन कोयला और धात्विक अयस्कों के खनन से भारी मृदा प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। वनों की कटाई हो जाती है, पेड़ पौधों की कटाई हो जाती है, जो गिरते हैं उसके द्वारा भी होता है। उसकी लवणता, कीटनाशक, घरेलू और अपशिष्ट औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं, पशु अपशिष्ट, इन सबसे क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन होता है। इसके इफेक्ट क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि इसके इफेक्ट क्या होगा? मृदा अपरदन से हरे जंगल मरुस्थल में बदल जाते हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे फसल ठीक प्रकार से नहीं होती, साथ ही साथ भोजन की भी कमी होगी। जब सॉइल पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाएगा तो ये सारे इसके कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 इसका राइट हो जाएगा। बताइए क्षार धातु के साथ रखा जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंशियम, हाइड्रोजन, रुबिडियम या फिर सीजियम। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्षार धातु के साथ एक साथ सिर्फ अकेला वो ऐसा बंदा है जो कि क्षार धातु के साथ रखा जाता है। कौन है वो और क्यों उसको रखा जाता है? दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंशियम, हाइड्रोजन, रुबिडियम या फिर सीजियम। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए फटाफट से आप लोग अपने अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्षार धातु के साथ तो एकमात्र रखा जाने वाला जो है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अकेला होता है जो कि क्षार धातु के साथ रखा जाता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो क्षार धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब के साथ अकेला हाइड्रोजन ही है जो कि क्षार धातु के साथ रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबकी संयोजकता एक होती है, इसी कारण हाइड्रोजन क्षार धातु के साथ रखा जाने वाला एकमात्र अधातु है। तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरा फेफड़े के रूप में कार्य करता है? हरा फेफड़ा यानी कि ग्रीन लंग्स के रूप में कौन सा कार्य करता है? ग्रीन हाउस, बगीचा या गार्डन, वन यानी कि फॉरेस्ट की बात की गई है यहाँ पर, फॉरेस्ट या ग्रीन हाउस गैसेस। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? कौन है जो हरा फेफड़ा यानी कि ग्रीन लंग्स के रूप में कार्य करता है? बताइए फटाफट से आप लोग अपने अपने राइट आंसर दीजिए। कौन हरा फेफड़ा के रूप में? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ग्रीन हाउस, गार्डन, फॉरेस्ट या फिर ग्रीन हाउस गैसेस। तो हरा फेफड़ा यानी कि ग्रीन लंग्स के रूप में हमारा फॉरेस्ट वर्क कार्य करता है। फॉरेस्ट के यानी कि वन। वन क्या होते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन O2 और CO2 को बैलेंस करने के लिए ही इसको वन जो है ऑक्सीजन और CO2 को बैलेंस करते हैं, इसीलिए इसको हरा फेफड़ा यानी कि ग्रीन लंग्स बोला जाता है। ओके, तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त नहीं होता है? पेट्रोल से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बताइए क्या होगा वो? पैराफिन, मोम, डीजल, कोयला गैस, कोल गैस या फिर बिटुमेन। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया। पेट्रोल से आप प्राप्त नहीं करेंगे, बताइए क्या होगा? पैराफिन, मोम, डीजल, कोल गैस या फिर बिटुमेन। पेट्रोल से प्राप्त नहीं किया जाता। ऐसी कौन सी चीजें पहली बात पता होनी चाहिए जो पेट्रोल से प्राप्त होती हैं, फिर बताओ कि कौन सी ऐसी होगी जो कि, तो देखो कोल गैस जो ना, कोयला गैस,
ये कभी भी हमारी पेट्रोल से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कोयला, जस्ट मैंने अभी बताया था, कोयला हमारा करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर होने वाले प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप आना, बाढ़ आना, ज्वालामुखी निकलना, आकाश में बिजली का गिरना आदि से, इन घटनाओं के कारण उपस्थित पेड़ पौधे जो जमीन के अंदर दब जाते हैं, वहां से हमें कोयला मिलता है, उसको हीटअप करने पर कोल गैस बनती है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि पेट्रोल से कोयला बन रहा है। ओके, बात करते हैं पैराफिन, मोम, डीजल, बिटुमिन, सारे के सारे हमारे पेट्रोल से प्राप्त किए जाते हैं। कैसे? यह देखो, पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, इनमें से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस तेल में पेट्रोल, नैफ्थेन, केरोसिन, डीजल, मोम, ये सारी चीजें हमारी पेट्रोल से मिलती हैं, जिनको जो कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है, जिन्हें पेट्रोल रिफाइनरी कहा जाता है। तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कोल गैस कभी भी पेट्रोल से प्राप्त नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ, निस्यंदन प्रक्रिया के दौरान फिल्टर पेपर पर रहने वाले कणों को क्या कहा जाएंगे? निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में पूछा गया है आपसे, बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फिल्टर पेपर पर रहने के वाले कणों को क्या कहा जाएंगे? विलायक, सॉल्वेंट, अवशेष, निस्पंद यानी कि फिल्टर्ड, रेसिड्यू होगा, रिमेंट नहीं रेसिड्यू, निस्पंद, फिल्टर्ड यानी कि विलय या सैल्यूट। सारे बताइए, ब्लैक क्या होता है, सॉल्वेंट, अवशेष, फिल्टर्ड या फिर विलय, सॉल्यूट, क्या होते हैं ये सारे? अब पूछा गया फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान फिल्टर पेपर पे कुछ बच जाता है, उसको क्या बोलेंगे? तो काफी कुछ ना ऑप्शन से भी क्लियर हो रहा है। डायरेक्ट क्या बोला गया? फिल्टर पेपर पर जो यहाँ पर ये बचा हुआ है ना, आपने क्या बीकर कंटेनिंग मिक्सचर में बनाया, उसको आप फिल्टर्ड कर रहे हैं, तो यही तो पूछा गया फिल्टर पेपर पर रहने वाले कणों को। ये हमारा क्या फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर पर रहने वाले कणों को क्या बोला गया? रेसिड्यू बोला गया, रेसिड्यू यानी कि अवशेष बोला गया। तो ऑप्शन बी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ बात करते हैं ब्लैक क्या होता है। विलय ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि ब्लायक यानी कि सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। अब ब्लायक क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। सपोज दैट, मान लीजिए नींबू पानी बनाना है आपको, तो नींबू निचोड़ा पानी में, तो वो जो नींबू पानी बना वो हमारा तो हो जाएगा सॉल्यूट, नहीं वो बन जाएगा सॉल्वेंट, लेकिन जो नींबू होगा वो ब्लैक का कार्य करेगा, यानी कि उसमें पूरा अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। तो ये हमारा जो तैयार हो जाता है वो सॉल्वेंट, मिलाने वाली चीज क्या होगी? ब्लैक यानी कि सॉल्यूट। बात करते हैं निस्पंद यानी कि फिल्टर्ड। फिल्टर्ड तो आपको पता ही है, जो छन्ने के बाद नीचे बच जाएगा वो क्या होगा? फिल्टर्ड होगा। सारे ही ऑप्शन क्लियर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। सौर मंडल के ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी को पानी वाले ग्रह, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, कौन सा सही है? आपसे सही वाला ऑप्शन पूछा गया है, बताइए। पृथ्वी को पानी वाले ग्रह या फिर नीले ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, क्या ये बात ठीक है? बृहस्पति को शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है या फिर ऑल ऑफ दी, सारे ही ऑप्शन ठीक है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए। चलो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पृथ्वी को पानी वाले ग्रह या फिर नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। पृथ्वी एक ऐसा है जिस पर 1/3 मात्रा में पानी ही पानी है, और इसको नीले ग्रह और पानी वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है, और एक इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बृहस्पति को शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। जो बृहस्पति यानी कि जुपिटर है वहां पर टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए उसको शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, बिल्कुल ठीक बात है। शुक्र वाकई में सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसको इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। साथ ही साथ ये सबसे गर्म ग्रह है। और क्या बोला जाता है? इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो आकार होता है वो पृथ्वी से मिलता जुलता होता है, इसी कारण इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। क्वेश्चन क्या बोला गया? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस अबव। चारों ही ऑप्शन, इसमें तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइए। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको घर्षण के संबंध में बोलना है।
कोई भी सतह पूरी तरह से चिकनी नहीं हो सकती। कौन सा सही नहीं है, मतलब कोई 3 ऑप्शन करेक्ट है, एक गलत दे रखा है। चलो देखते हैं। कोई भी सतह पूरी तरह से चिकनी नहीं हो सकती। स्नेहक के प्रयोग से घर्षण कम होता है, या फिर सतह को चमकाने से घर्षण कम होता है, या घर्षण शून्य हो सकता है। फ्रिक्शन कैन बी 0। कौन सा सही नहीं है? चलो पहला ऑप्शन लेते हैं। कोई भी सतह पूरी तरह से चिकनी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात है। कौन सा सही नहीं है? यानी कि 3 सही है, 1 गलत है। तो कभी भी अगर फ्रिक्शन जनरेट भी हो रहा है तो कोई भी सतह पूरी तरह से चिकनी बिल्कुल नहीं होगी। जब तक उसमें थोड़ा सा खुरखुरापन नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन होगा नहीं। अगर ये पैन भी पकड़ रखा है तो इसमें भी क्या फ्रिक्शन है। अगर स्मूथ होगा तो हाथ में पकड़ में ही नहीं आएगा, वो फिसल जाएगा। तो इसी तरह से पूरी तरह से वो चिकनी नहीं होगी, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा तभी हम उसको पकड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं वो हाथ में आएगी। स्नेहक के प्रयोग से घर्षण कम होता है। वेरी गुड। लुब्रिकेशन का यूज इसीलिए ही करते हैं ताकि घर्षण को कम किया जा सके। जो मशीनों में घर घर की आवाज़ आती है, खटखटाट की आवाज़ आती है, और उसके जो पुर्जे वगैरह जो हिलते हैं, जो ढीले पड़ जाते हैं, या तो सबका कारण क्या है? लुब्रिकेशन यानी फ्रिक्शन के कारण ही उनकी एज बहुत कम हो जाती है। इसीलिए हम लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं ताकि उनकी लाइफ को इंक्रीज किया जा सके, उनके पार्ट को डैमेज होने से बचाया जा सके। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा फ्रिक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे हम लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं। तो बात कर रहे हैं, यहाँ बोला गया लुब्रिकेशन के प्रयोग से घर्षण कम होता है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला गया, घर्षण कम होता है। सतह को चमकाने से घर्षण कम होता है। पॉलिशिंग, ठीक है, अगर कोई रफ सतह है तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अगर आप उसकी पॉलिश कर देंगे, पेंट कर देंगे, तो फ्रिक्शन बहुत कम रह जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। घर्षण शून्य हो सकता है। घर्षण कभी भी शून्य नहीं हो सकता। यहाँ पूछा गया कौन सी बात सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हमेशा आपको पता है, हमेशा खुरदरी सतह पे ही हमारा फ्रिक्शन जनरेट होता है। जैसे कि हम सड़क पर चल पाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही सड़क पर चल पाते हैं, अदरवाइज बर्फ पर चलना भी कठिन हो जाता है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम होता है। तो काफ़ी सारे उसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण में योगदान देता है? ओके, कौन सा ऐसा है जो प्रदूषण में योगदान देता है? अच्छा, देता है यानी कि ओके, देखते हैं। ताप थर्मल पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? कौन प्रदूषण में योगदान देता है? पोल्यूशन में कौन? सबसे बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं? थर्मल पावर प्लांट में ऊष्मा को उत्पन्न करने के लिए ईंधन को जलाने की आवश्यकता पड़ती है। थर्मल पावर प्लांट भाप बनाने में, पानी को गर्म करने में, बॉयलर वगैरह जो लगाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए तो प्रदूषण करता है क्योंकि इसमें जो हीट निकलती है वो ईंधन के जलाने पर ही प्राप्त की जाती है। ऑटोमोबाइल, आप सबको पता होगा, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल जो हिस्सा बन गया है वो हमारा ऑटोमोबाइल बन गया है। जल शक्ति संयंत्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक को जनरेट करने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है। इसमें कभी भी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें गिरने वाले पानी से इलेक्ट्रिक को जनरेट किया जाता है, तो ये बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें भी हमारा प्रदूषण होता है। तो ए, बी और डी ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो कि पोल्यूशन देते हैं। लेकिन जल विद्युत शक्ति संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सबसे सेफ तरीका है इलेक्ट्रिक को जनरेट करने के लिए। इसमें शून्य प्रदूषण होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो ए, बी और डी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बताइए किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज मैक्सिमम वेवलेंथ? किसकी सबसे ज्यादा होती है? एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, या फिर इंफ्रारेड वेव्स? किसकी बताइए? एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंग, या फिर अवरक्त तरंग? किसकी तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है? तो जो हमारी रेडियो वेव्स है सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य अधिकतम मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। यहाँ देखिए रेडियो तरंगदैर्ध्य इंक्रीजिंग, लॉन्गर वेवलेंथ, लोअर फ्रिक्वेंसी, लोअर एनर्जी, ठीक है। और जो गामा रेजेस है उनकी सबसे कम होती है तरंगदैर्ध्य। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी सारे बच्चे अवरक्त तरंग लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा चलो यहाँ पे हम ये बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम स्वरूप बनती हैं। साथ ही साथ क्या होती है?
लंबा दिशा में गति करती हैं और उनके साथ ही उसी दिशा में मूव करती हैं। इनके कुछ इफेक्ट पढ़ लेते हैं, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। यह तरंगें दोलनामय या त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं। इनको में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखो यहाँ लिखा होगा, इनको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे प्रकाश की भांति परावर्तित या अपवर्तित होती हैं और ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। ये पॉइंट काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बताओ कौन सा एक अजैविक घटक है? कौन सा एक अजैविक घटक है? अच्छा, आपको पता होना चाहिए जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। तो कौन सा एक अजैविक घटक है? फटाफट से आप लोग राइट आंसर दीजिए। सूर्य प्रकाश, पौधा, पानी, जानवर, मिट्टी, कीट। पहली बात पता होना चाहिए जैविक घटक कौन से होते हैं, अजैविक घटक कौन से होते हैं, बताइए। अजैविक घटक क्या होते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट आपसे पूछा गया। ऑप्शन में देखते हैं। देखो, अजैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जो कि कभी समाप्त नहीं होंगे, हमेशा लाइफ टाइम लॉन्ग टाइम चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से घटक हैं जो अजैविक है? सूर्य प्रकाश क्या कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। और प्लांट खत्म हो सकते हैं, वाटर कभी खत्म नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वाटर तो रहेगा। तो ये भी हमारा अजैविक घटक में आएगा, फर्स्ट और थर्ड। जानवर खत्म हो जाएंगे, सॉइल मिट्टी कभी खत्म नहीं होगी, कीट ये भी खत्म हो जाएंगे। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे सारे अजैविक घटक हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। और जो हमारे प्लांट्स हैं, जानवर हैं, कीट हैं, ये एक टाइम पीरियड के बाद सबकी डेथ हो जाती है। यहाँ बोला गया है जैविक तत्व और अजैविक तत्व। अजैविक में मृदा, जलवायु, इसको भी देखो 3 भाग में बांटा गया है, कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और भौतिक घटक। जैसे जल, लवण, गैसेस आदि, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ये सब, ऊर्जा, वायु, प्रकाश, यहाँ से हमारा लिया गया था, जो कि भौतिक घटक में आएंगे, जो हमारे अजैविक घटक होंगे, ये होंगे जैविक घटक। ठीक है, जैसे कि पेड़, पौधे आदि क्या है? जैविक घटक है, जो कि लिमिट के बाद खत्म हो जाएंगे। तो ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, किसका मिश्रण है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि घरों में यूज की जाती है, हमारे जो सिलेंडर्स होते हैं वहाँ पे लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी यूज की जाती है। साथ ही साथ कुछ वाहनों में भी एलपीजी गैस यूज की जाती है। तो बताइए इसमें कंपोनेंट क्या होंगे? मीथेन और प्रोपेन, इथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, या फिर प्रोपेन और हेक्सेन। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो देखो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का जो मिश्रण होगा वो हमारा होगा ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन क्या है? ब्यूटेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। प्रोपेन क्या है? प्रोपेन एक हमारा हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला होता है C3H8। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो एलपीजी के जो घटक हैं वो हमारे ब्यूटेन और प्रोपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? आप सबको पता होना चाहिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज और रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। दो होते हैं ना हमारे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो आपसे पूछा गया नॉन रिन्यूएबल कौन से? गैर नवीकरणीय सोर्सेज। तो दोनों की पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये नहीं पता तो फिर नहीं हो पाएगा। गैर नवीकरणीय एक होता है जो टाइम पीरियड, जैसे अभी जो हमने पढ़ा था जैविक अजैविक, उसी के जैसा है। एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है? जो कि कभी खत्म नहीं होंगे, और नॉन रिन्यूएबल जो कि एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। दोनों के देख लो, रिन्यूएबल जो कि कभी भी खत्म नहीं होंगे, लाइफ टाइम रहेंगे, और नॉन रिन्यूएबल जो कि एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाएंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइन एनर्जी क्या कभी खत्म हो जाएगी? जलीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी क्या कभी खत्म हो जाएगी? बताइए। या फिर जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? आप लोग फटाफट से अपने अपने राइट आंसर दीजिए। जो हमारी नॉन रिन्यूएबल है ना, तो जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स हमारी एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन वाइन एनर्जी हो गया, जलीय ऊर्जा हो गया और सोलर एनर्जी हो गया, कभी भी हमारी खत्म नहीं होगी लाइफ टाइम के लिए। तो ये ऊपर वाली क्या होंगी? रिन्यूएबल एनर्जी,
और यह सोर्सेज, और नीचे वाली होगी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ यहाँ पर भी दे रखी है जैसे सोलर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, बायोमास हो गया, सारी की सारी क्या हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। और नॉन रिन्यूएबल में आ जी ऑयल, कोल, न्यूक्लियर, ये सभी हमारी क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से आप लोग अपने अपने क्वेश्चन का आंसर दो। बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन ये हमारा। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को और पानी की किस चीज की आवश्यकता होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर पत्त फाइबर। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होगी? बताइए, पानी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर पत्त फाइबर। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को पत्त फाइबर यानी डाइटरी फाइबर की आवश्यकता क्या होती है? जैसे कि जो बनानास हो गया, नट्स वगैरह हो गया, जो हमारी जो बीमारियां होती है उनको कवर करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ, आपको इस पूरे क्वेश्चन को बैलेंस करना है। साथ ही साथ क्या बोला है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए पानी के आवश्यक मोलों बी की संख्या क्या होगी? आपको सिर्फ और सिर्फ इस बी की वैल्यू निकालना है, लेकिन इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए। CO2 प्लस H2O मिलके बनता है ग्लूकोज 66S12O6 प्लस O2। अब आप जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, सिंपल सा बैलेंस करना है। आप देखिए कार्बन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, डायरेक्टली आप उसको बैलेंस करेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आप लोग फटाफट से अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। बताओ, देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के हमारे 12 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने, सिर्फ 2 हैं। तो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करें। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन हमारा क्लियर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के कितने हो गए, 6 हो गए। ऑक्सीजन के 6 इधर है, 2 इधर। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 7 8। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं है, और बैलेंस करते हैं। कार्बन का सिंगल है, कार्बन के यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे मैं कार्बन को भी बैलेंस कर देती हूँ। 6 दूनी 12, कार्बन 12 हो गए, वो ऑक्सीजन फिर 12 हो गए, 12 और 6 18। यहाँ पे कितने हमारे यहाँ पे हैं 6 7 8 है। अभी तो हमें बहुत बैलेंस करने हैं। हाइड्रोजन को भी नहीं छूना है हमें। अगर मैं ऑक्सीजन 12 हो गए, ऑक्सीजन पूरे बैलेंस हो गए। देखो ऑक्सीजन के 6 दूनी 12, यहाँ पे भी हमारे 12 और 6 18। यहाँ पे भी ऑक्सीजन सब कुछ बैलेंस है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 6। ए की जगह आ जाएगा, ए भी 6 है हमारा। सी की जगह क्या आ जाएगा, सी की जगह कुछ नहीं आएगा, सी की जगह 1 ही माना जाएगा। एंड डी हमारा आ जाएगा 6। तो ए बी सी डी सबके मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन सिर्फ हमें बी के बोला गया था, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 6। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो। ताप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वाट मीटर, ऊर्जा मीटर यानी एनर्जी मीटर का, अमीटर का या फिर कैलोरी मीटर का? किसका यूज करेंगे ताप को मापने के लिए, टेम्परेचर मेजर के लिए? बताइए फटाफट से आप लोग राइट आंसर दीजिए। साथ ही साथ और जो एक तो राइट आंसर होगा, साथ ही साथ और 3 ऑप्शन के भी आंसर आप दीजिए। तो बात करते हैं सबसे पहले ताप को मापने के लिए यूज किया जाता है कैलोरी मीटर का। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाट मीटर क्या होता है? लेकिन वाट मीटर होता है शक्ति को मापने के लिए, पावर, शक्ति को मापने के लिए यूज किया जाता है वाट मीटर का। एनर्जी मीटर क्या होता है? ऊर्जा मीटर। तो एनर्जी मीटर होता है उपकरण को ग्रहण की गई ऊर्जा को मापने के लिए एनर्जी मीटर का यूज किया जाता है। अमीटर होता है परिपथ में धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है एमीटर का। तीनों ही बताओ जी, ऑप्शन 4 वाले जितने भी है सबके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन कराया भी था पहले। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ चलता है। आप मैग्नीशियम का तार ले ले, रिबन ले ले, जब उसको आप जलाएंगे तो कौन सी कलर की फ्लेम का कलर होगा? बताइए, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन या फिर रेड? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ हमेशा व्हाइट कलर की ज्वाला के साथ जलता है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखो
कभी भी मैग्नीशियम का तार ले लेंगे, वायर ले लेंगे, जब उसको जलाया जाएगा तो सफ़ेद कलर की ज्वाला, सफ़ेद कलर की लौ निकल के आती है। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा, व्हाइट कलर की फ्लेम, देखो इस टाइप से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? धातु गुण, मेटल प्रॉपर्टीज, लेंथ, लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर ताप पर वोल्टेज, वोल्टेज ऑन द वायर, किस पर निर्भर नहीं करता है? बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है प्रतिरोध? प्रतिरोध होता है जो कि धारा के प्रभाव का विरोध करे, उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध, जिसकी यूनिट होती है ओम। और इसका जो फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन ए। रो क्या है? हमारी मेटल प्रॉपर्टीज, मेटल प्रॉपर्टीज, ठीक है। L क्या है? लेंथ। ए क्या है? एरिया। तो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है? दिख रहा होगा कहीं पर भी वोल्टेज में लिखा है, तो वोल्टेज ऑन द वायर पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लैंप की शक्ति की रेटिंग 12 वोल्ट और 2 एम्पियर है। लैंप की शक्ति क्या होगी? ओके, हमारे पास V बराबर दे दिया है 12 वोल्ट और I बराबर दे दिया है 2 एम्पियर, ए का मतलब एम्पियर। शक्ति पूछा है, P बराबर कितना होगा? V। फॉर्मूला सबको पता होगा, 24 वॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 वॉट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ताम्र परमाणु का परमाणु भार 64 है और परमाणु संख्या 29 है, तो ताम्र परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हम निकाल सकते हैं। परमाणु भार दे दिया, परमाणु संख्या दे दी, बहुत इजी हो गया। मास नंबर बराबर क्या होता है? मास नंबर बराबर परमाणु संख्या एटॉमिक, ऐसे लिख लो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सिंपल सा। हमसे क्या बोला गया? न्यूट्रॉन x मान लो, सिंपल से ऐसा करो, रुको डायरेक्टली इसको हम सॉल्व करते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है ना, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर माइनस प्रोटॉन। मास नंबर कितना है? 64 माइनस 29। लेस कर दो दोनों को, क्या बचेगा? 14 में से 9 हो गए 5, यहाँ बचे 5, 5 में से 2 हो गए 3। 35 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 इज द राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताया गया ए मतलब ऊपर की तरफ मास नंबर, जेड हमारा क्या होगा? एटॉमिक नंबर, एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृत्रिम रेशो के लिए सही नहीं है? ओके, सिंथेटिक फाइबर, ऐसे फाइबर कृत्रिम रेशे जो कि मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है जैसे रेयॉन, नाइलॉन, मैंने बताया था रेयॉन, नाइलॉन, पॉलियन और ये सारे के सारे हमारे हैं। तो कौन सा इसके लिए सही नहीं है? वे प्राकृतिक रेशों की तुलना में सस्ते होते हैं, उनका रखरखाव आसान होता है, वे अग्नि प्रतिरोधी होते हैं, वे कृत्रिम रेशों की तुलना में प्राकृतिक रेशे से बने कपड़े अधिक आरामदायक होते हैं। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बोला गया कृत्रिम रेशो के लिए सही नहीं है। एक एक ऑप्शन लेके चलते हैं। वे प्राकृतिक रेशो की तुलना में सस्ते होते हैं, बिल्कुल ठीक है, प्राकृतिक रेशो की तुलना में सस्ते होते हैं, कोई बोल है। उनका रखरखाव आसान है, ठीक है। वे अग्नि प्रतिरोधी होते हैं, यही गलत है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, क्या उनमें कभी आग नहीं लगेगी? ऐसा तो नहीं होता कि रेयॉन, नाइलॉन में कभी आग ही ना लगे। तो ये ऑप्शन 3 इसका गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। कृत्रिम रेशों की तुलना में प्राकृतिक रेशे बने कपड़े अधिक आरामदायक होते हैं। आज जो हमारे कॉटन्स के कपड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आराम बचाते हैं नायलॉन वगैरह के कपड़ों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ यही बोला गया है कृत्रिम रेशों की तुलना में नेचुरली कपड़े ज़्यादा आरामदायक होते हैं, जो कॉटन के होते हैं ना वो आराम देते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। बताओ, गुप्त ऊष्मा स्तर पर ऊष्मा के परिवर्तन को संदर्भित करती है। जो हमारी लेटेंट हीट होती है वो किस चीज़ को कांस्टेंट रखकर ऊष्मा में परिवर्तन को संदर्भित करती है? टेम्परेचर,
वॉल्यूम, प्रेशर या फिर तापमान, आयतन और दाब, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, तीनों पर गुप्त ऊष्मा होती क्या है, लेटेंट हीट की बात की गई। और किस पर? आपने अक्सर देखा होगा कि गर्म पानी से जलने के अकॉर्डिंग भाप से जलना ज़्यादा कष्टदायी होता है। अगर आपके हाथ में जरा सी भाप लग जाती है तो बहुत ज़्यादा जलन और दर्द होने लगता है। तो वो सब क्या होता है, लेटेंट हीट के उसमें होता है, जो दिखती नहीं है लेकिन उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। इसलिए क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि गर्म पानी से जलने की अपेक्षा भाप से जलना ज़्यादा कष्टदायक होता है। ऐसा क्यों? सिर्फ और सिर्फ गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट की वजह से ये प्रोसेस होता है। तो जो गुप्त ऊष्मा होती है वो स्थिर टेम्परेचर, कांस्टेंट तापमान पर ऊष्मा में परिवर्तन को संदर्भित करती है। होती क्या है गुप्त ऊष्मा? देखो, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन यानी कि चेंज इन फेसेस, चेंज इन स्टेट के समय अवशोषित की जाती है। इसके अलावा पदार्थ जब अपनी फेज बदलते हैं तब गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का आदान प्रदान करना पड़ता है। डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो, इनमें से कौन हृदय की समस्याओं की पहचान करने में सहायता करता है? बीसीजी, ईईजी, ईसीजी, ईसीटी। तो हृदय की समस्याओं की पहचान करने के लिए ईसीजी का यूज किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। जल्दी जल्दी लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, फटाफट से राइट आंसर दो। रेशम कीटों का व्यावसायिक पालन निम्नलिखित में से कौन सा है? सेरीकल्चर, वृक्ष संवर्धन, एक्वाकल्चर या फिर एपीकल्चर? कौन सा रेशम कीटों से संबंधित है? डायरेक्टली एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, सारे हमारे कल्चर से रिलेटेड। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो रेशम कीट से संबंधित जो है वो हमारा होता है सेरीकल्चर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि श्वेत क्रांति हो गया दुग्ध उत्पादन से संबंधित, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी मछलियों के उत्पादन में, रजत क्रांति काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, और कुछ इंपॉर्टेंट सुनहरी क्रांति काफी बार पूछा जाता है फल उत्पादन। अमृत क्रांति भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप पढ़ सकते हैं सबको। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।